हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेट लेकर आए हैं जो 2019 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। हमने लगभग सभी पेपर्स को देखा है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपकी 2006 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में हमें एक चीज़ कॉमन लगी है कि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक जैसा है। तो वहाँ पर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट है इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सेम एकदम वैसे कि वैसे दूसरी पालियों में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, समझिए। इन कॉन्सेप्ट को हमने इतने अच्छे से बताया कि लगभग आपका पूरा चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट होती है वो बिल्डिंग होगी उससे। और क्वेश्चन को इतने सिंपल वे में लगाया है कि आपको मेजर कैलकुलेशन से हमने बचाया है यहाँ पर। तो बड़े शॉर्ट और ट्रिकी वे में इसको पढ़ाया है। चलिए इस पूरे सेट को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का है, मैथ हमें लोगों को देखनी है। तो यहां से है शुरुआत। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जब हमने आपको इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराए थे तब बताया था कि आयतन में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है। एक तरह की आकृति को किसी दूसरी तरह की आकृति में ढाला जाता है और तब कहा जाता है इसका, क्योंकि आप भी जानते होंगे आयतन इन किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है। चाहे आप गोले से बेलन बना दो, बेलन से शंकु बना दो, शंकु से घन बना दो, अगर आप आकृति बदल रहे हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। बस आपकी क्या बदल जाती है, विमाएं बदल जाती हैं। और आपसे विमाएं खूब पूछी जाती है, लगभग सभी सेट में हमने देखा है कि बराबर विमाएं पूछी जाती रही है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा काम करना होता है, इनके फॉर्मूला वगैरह याद करने रहते हैं। बाकी 2D और 3D यानी क्षेत्रमित के जो सवाल होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर आयतन बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर यानी बेलन, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर। अब आर थोड़ा सा बदल दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर क्यों रखा है, क्योंकि आर तो समान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा समान होने जैसा। यहाँ पर त्रिज्या 9 है और वहां पर त्रिज्या कितनी है, 3। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, जो किसका मान है, पाई का मान है। बाकी हम मान लगाना शुरू करते हैं। 4/3 और आर का मान यहाँ पर कितना है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है। तो मतलब क्या होगा, 9 में गुणे 9 में गुणे 9, 3 बार गुणा कर देंगे हम। पाई मतलब आर क्यूब था तो 3 बार कर दिया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 त्रिका 9। और एच आपसे पूछा ही गया है, क्या पूछा गया, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आयतन बराबर कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब कुछ आपके सामने बचे ही नहीं, 3 त्रिका 9। अब एच का मान आपका सीधा आ जाएगा 9 चौक 36 और 36 तियो 108, 6 तिया 18 और 3 त्रिका 9 1 10। ठीक है, कितने सेंटीमीटर में हमारा आंसर है, तो सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला लग गया। देखिए कितना सिंपल था, आपको सिर्फ फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त किया, मतलब पूरी परीक्षा में उसके जो ओवरऑल जो परसेंटेज बना है, उसका जो औसत आया है वो कितना आया है, 85% आया। 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो 85 है ओवरऑल उसकी परसेंटेज बनी है, और अलग अलग सब्जेक्ट में उसके ये मार्क्स दिए गए हैं। और ये कहा गया है 4 की ये 5वें सब्जेक्ट के। आप बताइए, तो क्या आप ऐसा करोगे, इन सबको जोड़ोगे और इसके बाद इसमें गुणा 5 का करोगे, फिर उसमें उसका जो गुणनफल आएगा उसमें से इस योग को घटाओगे तब निकालोगे। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, अगर 85 यहां पर होता तो इनकी वैल्यूज क्या है, उससे कितनी डिविएट कर रही, कितनी कम ज्यादा है। 79 कितना कम है, -6 कम है। 85 से कितना कम है, -6। 81 कितना कम है, -4 है। 88 कितना है, +3 है, 3 ज्यादा है। और 94 कितना है, 5 और 4 9 ज्यादा है ना, 5 और 4 9 ज्यादा। देखिए तो जो इनके अलग अलग डिविएशन आया कम और ज्यादा का, वो ये है। अब देखिए 6 4 10, 10 ये हो गया, 9 ये है, यानी इसको काट दें इसको काट दें, -1 बचेगा केवल। 6 4 10 -10 और 9 कट जाएगा तो -1, और 3 प्लस का ये, तो फिर इन सभी को काट दीजिए और आपके सामने बच जाएगा प्लस का 2।
यानी आपके 2 नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं किसमें, इनको अगर आप जोड़ते हैं 2 नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं कितने, 85 से। तो जो पांचवा सब्जेक्ट होगा वो 85 ना होकर के 2 नंबर कम होगा, यानी उसमें कितने नंबर आए होंगे उसके, 83 नंबर आए होंगे। आराम से आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिक तरीका आप याद रखना, अगर भूल जाओ इसमें गुणा आप 5 का करोगे, जो आपका गुणनफल आए इन सभी को जोड़ना है और उस गुणनफल से घटा देना, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक तरीका ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद, मतलब क्रमिक बट्टे देने के बाद, छूट का मतलब बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट क्रमिक दिया जाता है। क्रमिक का मतलब होता है 100 में अगर 10% 10% की दो छूटें दी गई हैं तो इसका मतलब है 10% पहले दी गई होगी 90 हो गई होगी, और फिर 10% दी होगी 9 कम होने के बाद कितनी हो गई होगी, 81। तो आप ऐसे नहीं कर सकते 10 10 का मतलब 20, जबकि अगर 20 होता तो 100 का 80 हो जाता, लेकिन 100 का कितना है, 81। तो क्रमिक छूट का मतलब ऐसे ही होता है, जो मॉल वगैरह में आप जाते हो वहां डिस्काउंट लगा होता है वो इसी तरह से लगा होता है। ठीक है, चलिए यहां देखिए 30% और 10% की दो अनुक्रमित जो है छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई। दो छूट देने के बाद उसको 945 में बेचा गया होगा, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, पता नहीं ये लोग लागत को क्या मान के चलते हैं, जबकि यहां पर पूछना चाहिए था छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। लेकिन चलिए जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे हम लोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 30% 10% के दो बट्टे दिए गए। अगर 100 रुपए था, अभी आप डायरेक्ट लगा के देख लीजिए, 100 रुपए था, 30% यहां पर अगर डिस्काउंट आपको दिया गया होगा तो वो चीज कितने की बन जाएगी, 70 की। अब 70 के बाद 10% की यहां पर छूट दी गई होगी, अगर कितने परसेंट की, 10% की, 7 रुपए और कम हो गए होंगे तो कितना बच गया होगा, 63। ये हो गया होगा आपका। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जो जो बेची गई ये चीज वो कितने की बेची गई, 63 रुपए की, और जबकि वास्तव में कितने की बेची गई है, 945 की। तो कहेंगे ये 945 है, ये 63 वाला है, और आपको कौन सा निकालना है, 100 वाला निकालना है, क्योंकि यही तो अल्टीमेटली जो जो रेट था वो 100 वाला था ना, ये तो कम कर दिया गया, 2 बार में 63 कर दिया गया। तो वही कह रहे हैं कम के बाद ये बताया, तो वास्तविक जो उसका था मूल्य वो बताइए। तो यहां पर निकाल लीजिए 9 और 9 1 9 0 9 पना 45, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 3 35, 7 पना 35, 15 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। यानी उसकी जो कीमत रही होगी, चाहे उसको आप एमआरपी मान लीजिए, लेकिन ये लोग लागत लागत कह रहे हैं तो आप भी लागत ही मान लीजिए, 1500 रुपए उसकी रही होगी, और उसके बाद दो उसने छूटे दी होगी, और कितनी कितने परसेंट की, 30% की, 10% की, तब वो चीज कितने में बिक गई होगी, 945 में। तो उसका मूल्य कितना रहा होगा, 1500 रुपए का। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। बाकी इसको लगाने का दूसरा तरीका भी, ऐसे ना लगाना चाहो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 900 आप डायरेक्ट छूट निकाल लीजिए, 30 माइनस 10 माइनस कितना है, 30 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100। ये एक फॉर्मूला और होता है, m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100, इससे भी निकल आता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 ये कितना हो जाएगा, 30 40, और 40 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37% का डिस्काउंट हो जाएगा, और 37 घटाओगे 100 में तो 63 ही बचेगा। ठीक है, चलिए ये एक अलग बात हो। अब देखिए अगला, देखिए 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए कम है। आप सभी जानते होंगे कि पहली साल का चाहे वो साधारण ब्याज हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। पहली साल चाहे वो साधारण मानो चाहे उसको चक्रवृद्धि मानो, जो ब्याज आएगा वो तो समान ही आएगा। इसीलिए यहां पर वर्ष कितने, 2 वर्ष हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है 1 रुपए का। चलिए और क्या पूछ रहा है, दर दी है यहां पर 10% की। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, मूलधन ज्ञात करो। चलिए मूलधन 100 रुपए मान के चलते हैं। 100 रुपए के हिसाब से अगर 10% के हिसाब से पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज जो होगा पहली साल का वो कितना होगा, 10 रुपए। और ये कैसे होगा, पहली साल का, फर्स्ट ईयर का होगा। पहली साल 10 रुपए हो गया, दूसरी साल जब आएंगे तब भी 100 रुपए पे ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, इस 10 पर भी 10% लगेगा, और 10 का 10% कितना होता है, 1। अब जब कभी सवाल में ऐसा आए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो इसके नीचे जितने भी साल, चाहे तीसरी साल और कर लो, ये जो योग आता है ये हमेशा होता है क्या, साधारण ब्याज होता है, और ये जो होता है ये ज्यादा होता है। पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, लेकिन जितना ये होता है ये एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितने का आया है, 1 आया है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बन रहा है 20 और 1 21 रुपए, 20 और 1 21 रुपए बन रहा है, जबकि साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 20। तो 1 रुपए का अंतर यहाँ पर आ रहा है। 1 रुपए का अंतर कब आया, जब मूलधन आपने 100 माना,
और हमारा अंतर कितने था, 1 ही रुपए का, यानी मूलधन भी कितने रुपए का रहा होगा, 100 रुपए का रहा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको फॉर्मूला वगैरह कहीं लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, बढ़ाने दीजिए वर्ष को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ इसको कैसे लगाओगे? क्या पहले साधारण ब्याज निकालोगे 3 साल का, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे 3 साल का, तब उनका अंतर निकालोगे? क्या ऐसे लगाओगे सवाल? तब तो इसी में 3 सवाल जितना टाइम चला जाएगा। आपको बस एक काम करना है, 10% के हिसाब से आप इसका निकाल ही लीजिए। 2000 का अगर हम पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल का निकालें क्रमशः ब्याज, तो क्या बढ़ेगा? 10% इसका निकालिए आप, 2 जीरो चली जाएंगी, 200 रुपए। ठीक है, कितना, 200 रुपए। तो ये 200 रुपए, 200 रुपए तो हर साल आएगा बराबर बराबर, इसको तो लिख के लीजिए। क्यों? 2000 पे तो ब्याज पड़ना ही पड़ना है तीनों साल, ये तो आएगा आएगा ही। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पहली साल तो 200 ही पड़ेगा, दूसरी साल क्या केवल 200 पड़ेगा? नहीं, इस 200 पर भी ब्याज पड़ेगा। और कितने परसेंट पड़ेगा? 10%। कितना हो जाएगा 200 का 10%? 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सालों का ब्याज क्लियर हो चुका है, 2 सालों का क्लियर हो गया। तीसरी साल में आ जाइए, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख करके लिख दीजिए 20 रुपए, 20 रुपए। अब तीसरी साल में आ जाइए, तीसरी साल में ब्याज किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, यानी कि इस पूरे पे पड़ेगा। 200 पे जब 20 रुपए बनता है 10%, तो 400 पे कितना बनेगा? 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए। अब ब्याज के लिए कौन सा बचा है? ये और बचा है केवल। और 20 रुपए का ब्याज 10% कितना होगा? 2 रुपए होगा। अब आप लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल ऐसे लगाना शुरू कर दीजिए। अब आप लाइन खींच दीजिए, ये देखिए, ये जो तीनों साल का बना है वो कितना बना है? 600 रुपए। और अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना होता, केवल साधारण ब्याज होता, तो ये 600 रुपए ही ब्याज बनता। चक्रवृद्धि होने की वजह से ये ब्याज का ब्याज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 62 रुपए। तब अगर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे कि सीआई टोटल कितना बना है, तो 662 रुपए बना है। साधारण ब्याज पूछे तो 600 रुपए बना है, अंतर पूछे तो 62 रुपए का। अब बताइए, इतना सिंपल सवाल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 साझेदार है, हमने कितनी बार कहा है, हर बार कहते हैं कि पार्टनरशिप के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी सेट आप उठा के देख लीजिए। 3 साझेदार एक्स वाई जेड, ठीक है, ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, लाभ साझा किया और लाभ के रूप में टोटल राशि जो थी वो कितनी थी? 3000 रुपए थी। एक्स का हिस्सा 2 की तुलना में, 2 नहीं होगा, जेड होगा। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए अधिक है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में, सॉरी अधिक नहीं, कम है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। तो इसका अगर एक्स का, अगर अब एक्स तो ना मानो, ए मान लीजिए हिस्सा इसका कितना? ए प्लस 400, कितना? एक्स प्लस 400। तो एक्स का कितना हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, तो जेड की तुलना में 400 कम हो गया। इसका अगर ए प्लस 400 है तो इसका हिस्सा ए हो जाएगा केवल। ठीक है, और किसका? बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है। बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो इसका कितना हो जाएगा? ए प्लस 200। 400 नहीं, 200 कम कर दिए। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, इसमें 400, 200, 600, टोटल लाभ कितने का हो रहा था? 3000 का। तो 3000 में ये 600 तो पहले अलग कर दीजिए। जब 600 आप अलग करोगे तो आपके सामने बचेगा 2400 रुपए। अब इस 2400 को आप तीनों में बांट दीजिए। ए बचा है ना, तो कितना? 800, 800, 800, और प्लस इसके में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10, इसमें 4 जोड़ोगे तो 12। तो यही इनका क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8, 10 और 12। 8, 10, 12 काट दीजिए, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, 2 शंख 12। तो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 6। उनके लाभ का अनुपात जो क्रमशः होगा वो 4, 5, 6 के अनुपात में होगा, है ना। तो पार्टनरशिप कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से लगा सकते हो। 10-20 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस लगाते रहोगे, 10-20 लगा लोगे तो किसी भी तरह का आ जाएगा। चाहे वो कल लगाया था जो हिस्से में शामिल हुआ, इतने महीने बाद शामिल हुआ तो कितने महीने तक रहा, वो बहुत आराम से लग जाते हैं। ठीक है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता यानी 2 लोग और 3 बच्चे हैं, 3 लोग ही हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष हो, तो माता पिता की, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, केवल पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स की कितनी हो जाएगी? 36 दूना 72। ये योग हो जाएगा, कुल उनकी उम्र हो जाएगी। 2 लोग हैं, 36 साल अगर एज एवरेज है तो 72 साल हो गई उनकी। ठीक है, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो बच्चे 3 हैं, तो 10 तिया 30 इसका हो जाएगा। 2, 7, 3, 10, 102 साल हो गए। ठीक है,
परिवार की औसत आय ज्ञात कीजिए। कितने लोग थे परिवार में? 5 लोग हो गए, 2 और 3 5, 5 का यहाँ पर भाग लगा दीजिए। 5 का भाग लगाओगे 5 दूनी 10, सही है ना हम लोग? 5 दूनी 10, और इसके बाद 2 0.20, 5 चौकू 20, 20.4, 20.4 हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एवरेज के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 दिनों में, ये जो काम वाले होते हैं सवाल खूब पूछे जा रहे हैं, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, ए जो है वो 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है। अगर बी की बात करें तो ये 12 दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। सी ये काम कितने दिनों में पूरा करेगा? सी का पता नहीं है कितने दिनों में पूरा करेगा, सी का हमें पता नहीं है कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि तीनों मिलकर काम 3 दिनों में कर लेते हैं, कौन? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में कर लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो आप करते ही क्या हो? आप एक एलसीएम मान लेते हो। और एलसीएम क्यों मानते हो? आप एलसीएम लेते हो, मान क्या लेते हो? किसका? इनका एलसीएम लेते हो और उसे क्या मान लेते हो? कुल कुल काम मान लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इस ऐसा करने से वो डिविजिबल फिगर हमें पता मिल जाता है। पहले देख लेते हैं, 12 और 8 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 48, 48। ठीक है, सॉरी 24 होगा। कितना होगा? 24, 24 से ही काम चल रहा है, 24 होगा। ठीक, अब यहां मानते क्या है? मान लीजिए ए जो है वो 8 दिन था ना, ये तो डेज है ही, 8 दिनों में 24 गड्ढे खोदता है। ए 8 दिनों में 24 गड्ढे खोदता है, तो ये एक दिन में, और यही एक दिन का काम यानी इनकी क्षमता कह लो, चाहे ये एक दिन का काम कह लो, बात एक ही है। एक दिन का काम कोई उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी क्षमता होगी। तो 8 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 8 या 24, 3 गड्ढे एक दिन में खोद रहा होगा। बी 12 दिन में 24 खोद पाता है, तो एक दिन में ये कितना खोद रहा होगा? 2 गड्ढे। सी के बारे में हमें पता नहीं है। तीनों जब मिल जाते हैं तो 3 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। और कितना कर लेते हैं? 24 काम कर लेते हैं। तो ये एक दिन में कितना करते होंगे? 8 या 24, 8 काम। अब देखिए, जब बी और सी एक एक दिन में करते हैं 3 2 5 काम, जबकि तीनों 3 मिलते हैं तो होता है 8 काम। तो ये कहीं ना कहीं कितना करता होगा? 5 और 8 का गैप, जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का डिफरेंस है। यानी ये एक दिन में 3 काम करता होगा। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? सी काम को कितने दिन में अकेले करेगा, पूरा कर सकता है। तो आप जानते होंगे, जो आदमी एक दिन में 3 काम करता है, अगर उससे हमें 24 काम कराना हो तो वो पूरे कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में वो काम समाप्त कर लेगा। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। S1 अनुपात S2 बराबर 10:11। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटों में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो जरा पहली की चाल ही निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी 500 बटे दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है? 10 घंटे। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आई है? पहले वाले की। तो 10 बराबर कर दीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ क्या रहा है? 500 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूसरी कार की गति क्या होगी? जब पहली की हमने निकाल ली है और अनुपात में दिया है, तो दूसरी निकालने में कोई दिक्कत है? आप यहाँ पर 10 माने 50 है, तो 11 माने कितना हो जाएगा? 10 पना 50, 5 गुना, तो 11 का भी 5 गुना, यानी कि कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कितनी स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन समझ के ना चल रहे हैं, सब समझ के भी चल रहे हैं। कोई लेंदी एक भी क्वेश्चन में आप बताइए कहीं लेंदी मेथड यूज किया हो, तो आप देखिए कि टाइम जितना बचा उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हम लोग फास्ट फास्ट कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर, तो ये तो दूरी समान होगी। कैसी हो गई? दूरी समान होगी और स्पीड बदल जाती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, जब कोई व्यक्ति या जब कोई भी चीज एक स्थान पर एक चाल से जाती है और वापस किसी दूसरी चाल से आती है, तो औसत चाल, जो ये पूछा गया है, तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब बताइए, ये सवाल आप वाले एग्जाम्स में अब आ रहा है और ये पहले एसएससी वगैरह में कब आया करते थे? औसत चाल बराबर 2x/(x+y)। ठीक है, मतलब दोनों चालों का गुणनफल और ऊपर से गुणे 2 बटे दोनों का योगफल। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
2x का मान कितना है 60, पहली चाल 60 गुणे दूसरी चाल 80 बटे दोनों का जोड़ 8 6 14 140। काट दीजिए आप 0 0 और इसको काट दीजिए 2 7 14। ऊपर देखो कितना आएगा 8 छंग 48 यानी कि 480 बटे 7। काट दीजिए इसको 7 छंग 42 कितना बचा है 6 60 7 अट्ठे 56 40 और 7 पना 35। ठीक है 68.5 कुछ 68.57 ठीक है यही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह का ये फॉर्मूला होता है 2x/(x+y) जब औसत चाल हो, और ये तभी होगा जब दूरी कैसी होगी समान। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल, पिछले एक पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वही छोटी से छोटी देखिए, वही छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाती है। एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम के अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होती है, लेकिन ये बेसिक है, ये तो आता ही है जो लोग एलसीएम लगा लेते हैं थोड़ा बहुत भी। आप एक बात बताइए, इस लाइन को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आप हमें इतना बताइए वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 और 24 द्वारा विभाजित हो जाती है। तो कोई भी संख्या अगर दी हुई संख्या से विभाजित हो रही है सभी से, तो पक्का ना पक्का वो उनका क्या होता है लासा होता है। केवल लासा ही वो संख्या है, क्योंकि उसने छोटी से छोटी कह दिया है ना। तो ऐसे तो विभाजित बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन छोटी से छोटी का मतलब हमें लासा निकालना है। लासा कितना हो जाएगा 12 20 और 24 का। तो लासा निकालने का भी अपना एक तरीका है। वैसे तो 120 हो जाएगा, लासा कोई बहुत बड़ा नहीं, 120 हो जाएगा, लेकिन आप आराम से लगाओ। 24 में 12 है हटा दो, और इसमें क्या कॉमन है आप देखोगे 4 कॉमन है, 4 पंचे 20। तो बस अब इनका आप गुणा कर दीजिए, 24 पंचे 120 होता है। लेकिन क्या ये वो उत्तर होगा हमारा? नहीं, कह रहा है विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो आप इसमें 8 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 128। अब आप चाहे 12 से भाग लगाइए, चाहे 20 से लगाइए, चाहे 24 से लगाइए, हर कंडीशन में आपके पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 8 शेष बचेगा, उतना आप जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए इसमें, लेकिन इस तरह के सवालों में बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, आप उस चैप्टर को अगर देखेंगे तो। अगला है 6 से विभाजित सबसे छोटी कितनी बारी। क्वेश्चन हर रोज क्वेश्चन आता है ये प्रैक्टिस सेट में, जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 1000। 6 से विभाजित देख लेते हैं, 6 एकम 6 कितना बचेगा 4 0 6 6 36 कितना बचेगा 4 0 6 36 और अगेन कितना बच जाएगा 4। देखो क्या कह रहा है वो, 6 से विभाजित होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो आप 1000 से मतलब ये 4 जो शेष बचा है, रोज हम बताते हैं, ये 4 जो शेष बचा है इसको आप अगर हटा दें, अगर इसको हटा दें, ये 4 ज्यादा है तो संख्या में जो भी होगी वो पूरी कट जाएगी। मतलब 1000 में 4 माइनस कर दें तो पूरी कट जाएगी, लेकिन फिर वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इसीलिए हम हटा तो नहीं सकते हैं, हमें सबसे छोटी संख्या तो हमने लिखी है, अब इससे और कम नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। लेकिन हम जोड़े भी कितना, 4 तो हमारे पास एक्स्ट्रा पहले से हैं, और 6 से एक बार और कट जाए, तो एक बार कटने के लिए आप बस इसमें जो अंतर है उतना ही आप जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी जो यहाँ पर लिखी है 1002, ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 6 से डिविजिबल हो जाएगी, और सबसे छोटी रहेगी 4 अंक की। ठीक, आगे क्या कह रहा है, संख्या के अंकों के योग तथा 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। अब 11 से जो 5 अंकों की होती है वो कितनी होती है, ये हो गई 5 अंकों की। 11 से देख लेते हैं, तो 11 99 कितना होएगा 1 0, ठीक है 0 आ जाएगा 99, ठीक है बचेगा 1। यहां पर देखिए, अब आप भी देखेंगे कि हमें जोड़ना ही इसमें भी पड़ेगा, घटा तो सकते नहीं है। तो यहाँ पर 1 पहले से लिखा है, आपको कितना यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, आप 10 जोड़ दीजिए संख्या में, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 जोड़ने के लिए जो भी लिखा है ये इसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी 10010 ये हो जाएगा। आप पूछ क्या रहा था, अंकों वाली संख्या के योग का। देखिए दोबारा देखिए, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग क्या बन रहा है 2 1 3 बन रहा है, इसके अंकों का योग क्या बन रहा है 1 1 2 बन रहा है, और उनका हमें क्या चाहिए गुणनफल, तो इनका गुणनफल चाहिए। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए,
सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। कितना बच्चों वाला सवाल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4, इनके बीच का आपको अंतर निकालना है। इसको घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चे की संख्या का 1/8 थी। जो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिली है और सबको समान समान दी गई है, और जो नोटबुक मिली है वो बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यदि बच्चों की संख्या कितनी होती, आधी होती, तो प्रत्येक बच्चे को 16 मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी थी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए कि हम लोग क्या मान सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं यहां पर इस 8 को 1/8 लिखा है। 1/8 में क्या है, अब आप बताइए। 1/8 में ये जो मान है ये किसका है, 1 किसकी, नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। तो या तो आप बच्चे मान लीजिए या नोटबुक मान लीजिए, और ऐसे अगर भिन्न से लगाना चाहते हैं तो इससे भी लग जाएगा। 1/8 का मतलब है ये क्या होंगे, बच्चे होंगे। 1/8 में ये क्या होंगे, बच्चे होंगे, और ये क्या होगी, किताबें। किताबें पर स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक बच्चे को, प्रति बच्चा। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, एक जो होगा वो किताबें पर बच्चा होगी, और 8 क्या होगी, टोटल बच्चे होंगे। यही तो कह रहा है कि जो नोटबुक की संख्या है वो बच्चों की संख्या का 1/8, तो बच्चों की संख्या 8 हो गई, और नोटबुक कितना, 1 बांटेगी। अगर 1 बांटेगी तो बच्चे 8 थे। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 मिलती। बच्चे की संख्या आधी होने का मतलब क्या है कि 16 मिलती, और 16, जब बच्चों की संख्या आधी होती तो ये चीज कैसी हो जाती बताओ। सबको अभी इतनी इतनी मिल रही है कोई चीज, और बच्चों की संख्या हम आधी कर दें तो ये चीज 1 मिलेगी कि 2 मिलेगी। आप समझिए, बच्चों की संख्या अगर हम आधी कर दें तो ये जो 1 मिल रही थी सबको, ये कितनी कितनी मिल जाएगी, 2 2, और 2 2 नहीं मिल रही है, बल्कि संख्या कितनी दी है, 16। तो 2 बराबर अगर 16 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 8 हो जाएगा। तो यहां पर कुल कितनी नोटबुक बांटेगी, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे 64। बच्चे कितने हो जाएंगे, 64, और हर बच्चे को 8 अटे 64, हर बच्चे को कितनी दी गई है, 8 8 दी गई। तो क्या पूछा, कुल कितनी नोटबुक थी, तो 64 में गुणे 8, 8 को 32 की 2, 8 छंग 48, और 3 48 3 51, यानी 512 बच्चे टोटल थे वहां पर। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। बाकी एक्स मान के लगा सकते हैं, वो सभी आपको लगाना आता होगा। बेसिक तरीका है, आप एक्स मान लीजिए, आराम से ये लग जाएगा। ठीक है, चाहे आप संख्या मान लीजिए चाहे नोटबुक मान लीजिए, ये अलग तरीका है। अगर आपको समझ में आए तो अच्छा है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसा ट्रेन वाले सवाल होते हैं वैसे ये सवाल है। क्या है, एक इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। एक ही लिफ्ट है और ये 11वें मंजिल पर एक्स है। 11वें मंजिल पर कौन है, एक्स है। ठीक है, लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जा रहा है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 57 मंजिल मंजिल पर मिनट है। ठीक है, 57 मंजिल पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा है ये। अच्छा आगे देखते हैं, उसी समय जो बाई है वो 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। वो कहां पर है, 91वीं मंजिल पर है। ये मतलब 51, 59वीं मंजिल पर है। कौन है, बाई है। 22 है, जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की स्पीड से नीचे उतर रहा है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 63 मंजिल पर मिनट स्पीड है इसकी, और ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, फिगर हमने बना दिया ताकि बड़ा क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो। अब आप देखिए, यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी, या यूं कहें मिलेगी, एक दूसरे के सामने आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नजर में तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर वहां पर जल्दी में हल्के में इसको कोई लेना चाहेगा। ठीक है, अब पहला तो आप काम ये देख लीजिए, कोई व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, एक ट्रेन इधर से चली, एक ट्रेन उधर से चली, दोनों कब मिलेगी। तो आप सभी जानते होंगे अगर सापेक्ष गति हमसे पूछी जाएगी, यानी गति आएगी, तो दोनों जुड़ जाएंगी। दोनों का मतलब है, जुड़ने का मतलब है 63 एक की स्पीड है और एक की 57 है, तो स्पीड हो जाएगी कितनी, 6 5 11 120, कितनी हो जाएगी, 120 मंजिल पर मिनट। ये तो स्पीड हो जाएगी, सापेक्ष चाल जो हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। अब
कोई चीज एकदम से आ रही तो इसकी चाल दोनों जुड़ेंगी ना। जब ऐसे एक ही तरफ जाती है तो घटती है ज्यादा से कम, लेकिन जब एक दूसरे की ओर आती है तो चालें जुड़ती हैं। आप सभी जानते होंगे इसको। तो चाल तो हमें पता चल गई। अब क्या है, समय तो बराबर लगेगा, जब भी आएंगी समय बराबर चलेगा। तो हमें क्या निकालना है, हम निकाल लें यहां पर दूरी कितनी बची इनके बीच की। जो इनके बीच की दूरी है, दूरी कितनी बची है, तो 51 मंजिल वो, 11 मंजिल ये, तो कितनी मंजिल है, 40 मंजिल है। कितनी मंजिल है, 40 मंजिल है। अब हम निकाल सकते हैं समय बराबर, क्या निकालेंगे, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 40 मंजिल, 40 मंजिल है बीच में, और जबकि उनकी चाल कितनी है, 120 स्पीड है मंजिल, 120 मंजिल प्रति मिनट की। तो कितना समय लगेगा, आप देखेंगे 1/3 मिनट लगेंगे। हम कह सकते हैं 1/3 मिनट लगेंगे। अब 1/3 मिनट लगेंगे, और ये दोनों लेंगे, 1/3 मिनट वाई भी लेगा, 1/3 मिनट एक्स भी लेगा, क्योंकि दूरी चाहे भले कम ज्यादा चले लेकिन समय तो बराबर लगेगा। अब चाहे जो आप मान लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि 1/3 हम थोड़ी देर के लिए इसको देख ले रहे हैं। अगर इसको हम 1/3 मिनट चलाएं तो ये कितना चलेगा, तो चलेगा मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल जो यहां पर है गुणे समय। समय कितना, 1/3 मिनट, 1/3। तो यहाँ दूरी कितनी चलेगा, 19 या 57, इसका मान कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो ये कितना चलेगा, 19 मंजिल चलेगा। दूरी तो मंजिल में ही चल रही है ना, किलोमीटर तो है नहीं यहाँ पर। तो 19 मंजिल चलेगा, 11 मंजिल पे ये था, और 19 मंजिल और चल जाएगा तो कितनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, 30 मंजिल पे। तो यहां कहीं 30 मंजिल पर इनकी मुलाकात होगी। उसमें भी चाहे लगा के देख लो, चाहे इसमें लगा के देख लो, मंजिल 30 ही आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए हमने आराम से इसको आपको बता भी दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, बार बार ये क्वेश्चन आता है हर बार, और इतने रुपए वो जमा करता है। 100.82 उसके पास है, 74.35 जमा करता है, इतने रुपए निकालता है। हर रोज वही क्वेश्चन आता है, 5 2 7 8 3 11 4 1 5 7 1, और कितने निकालता है, 50.17 निकालता है। कितने उसके पास बचेंगे रुपए, 150। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर गए क्या, या वहां पर लिखा गड़बड़ है, या तो अच्छा देख लें दोबारा से, बहुत जल्दी लगा गए। एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, इतने रुपए जमा करने और इतने रुपए निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो 125 रुपए उसके पास बचे हैं, उसमें 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीदेगा, 25 चॉकलेट खरीदेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेचेंगी। देखिए चाहे तो इसको हम एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि कौन सा एलियन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया। इसलिए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाइए। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत से बेचेंगी, तो 18 में गुणे 15, तो कुल बिक्री जो होगी वो बाद में निकाल लेंगे, बेचेगी। 12 वस्तुएं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, 12 की प्रति वस्तु बेचेगी, अच्छा ये ठीक है। और 12 वस्तुओं की जो प्रति लागत थी, लागत जो थी वो कितनी थी, देखिए 12 वस्तुओं की लागत जो थी वो 16 रुपए प्रति वस्तु थी। ये है लागत, ये क्या है, लागत, और ये है बिक्री। ठीक है, चलिए बिक्री थी। शेष 6 वस्तुओं से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हो। तो हमें शेष 6 का ज्ञात करना है, तो 6 का मान लीजिए जो भी रहा हो वो हमें पता करना है। तो पहले तो हम इसका निकाल लें कि विक्रय टोटल हुआ कितने का, कितने का हुआ है, 15 8 120 0 12, और 15 1 15, और 15 और 12 कितना होता है, 15 12 27, देखिए 1270, देख लो एक बार। 15 8 120 0, और 12, 15 1 15, और 12 कितना 27, हम 127 कर रहे हैं, 27, ठीक है 270। अब आप देखिए 12 वस्तुएं यहाँ पर किस हिसाब से बेची है, 16 के रेट, 16 के रेट के हिसाब से, मतलब खरीदी थी। ये तो विक्रय हो गया, खरीदी की थी तो इनका निकाल लेते हैं। तो 16 दूनी 32 की 2, और 16 एकम 16 और 3 19, 192। इनका हमें पता नहीं है तो छोड़ दो। अब आप देखो इतने में कोई चीज बेची गई, टोटल वस्तुएं कितनी, 18 वस्तुएं, 12 इतने में खरीदी गई थी। तो जो शेष, और लाभ हानि हुई नहीं है, तो शेष वाला यहाँ पर आराम से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6, ये यहाँ पर हो जाएगा 26,
और 26 से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। और ये कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं 78 रुपए में होंगी 6, तो प्रति वस्तु की कीमत क्या होगी 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13 रुपए प्रति वस्तु होगी। ठीक है, 13 रुपए प्रति वस्तु कीमत रहेगी। अगला देखिए, अगला है दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। 25% लागत मूल्य से ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। पहले समझिए फिर से क्वेश्चन, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। तो मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपए था, तो कितना अंकित किया गया होगा 125, और दो वस्तुएं तो अगली का भी 100 रुपए था और कितना अंकित किया गया होगा 125, 25% बढ़ा के 125 अंकित किया गया होगा। ठीक है, ये उनका लागत है, ये क्या है लागत मूल्य है, और ये क्या है अंकित मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य किया गया। आगे देखते हैं, अंकित मूल्य किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया, और एक वस्तु को इस पर भी अंकित मूल्य पर 20% का लाभ। 20% 125 का कितना होता है 25 ही रुपए होता है, तो इसको कितने में बेचा गया होगा 150 में बेचा गया होगा। ये इसकी बिक्री की गई है, मतलब काफी अच्छा लाभ कमाया गया, बिक्री की गई। आगे देखिए, और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया, और जो दूसरी है ये उसको भी अंकित मूल्य पर, इसी मूल्य पर, इस मूल्य की बात नहीं हो रही, अंकित मूल्य पर 10% की हानि। तो 10% की क्या है हानि है, तो हानि 10% कितनी होगी 125 का 10% 12.5 होता है, और 12.5 125 में कम करेंगे तो 112.5 हो जाएगा। ये इसकी बिक्री हो जाएगी। और इसमें कितने का लाभ था 25%, सॉरी 20% का लाभ था। ये 20% का क्या था प्लस यानी लाभ था। तो टोटल जो हमारे सामने आगे पूछ के आ रहा है, देखिए कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब आप देखिए उसने टोटल जो बिक्री की है वो कितने की है, यहां पर देखिए 162.5 रुपए की उसने बिक्री की है, सॉरी 262, कितने की 262.5 रुपए की उसने बिक्री की है, जबकि उसकी लागत मूल्य क्या थी 200 रुपए थी। कितनी थी 200 रुपए। 200 रुपए वाली चीज 262.5 में बिक रही है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर कुल लाभ कितना है 62.5 रुपए का, और कितने पर है 200 पर है, कितने प्रतिशत है 100 का गुणा कर दीजिए, 0 0 पर जाएगी, 2 का भाग लग जाएगा, तो 31.25 आ जाएगा। इसका 62.5 का आधा कितना होता है 31.25 होता है। आज का लास्ट सवाल ये है कि 2x प्लस 3 और अनुपात का चिन्ह तो आप बटे में लगा सकते हो, 5x प्लस 4 बराबर 3/4 का त्रिक गुना 3 गुना, तो 3/4 3/4 अनुपात है x का वर्ग ज्ञात करें। इसको सॉल्व कर लें पहले, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, मतलब 27/4 चकू 16 चकू 64, 64 का गुणा इधर कर दीजिए, 27 का गुणा नीचे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 का गुणा इधर करेंगे, 64 दूना 128 x प्लस 4 3 12 6 3 18 और 1 19 192 बराबर 27 का इसमें कर दें, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 135 x प्लस 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 108, ये आ जाएगा। अब आप घटा दीजिए 135 x 128 x, कितने बचेंगे 5 2 7 x ये बचेंगे, बाकी उसको इधर घटा दीजिए आके 192 और 108। ठीक है, तो कितना बचेगा 92 से आप 8 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा ये 86, कितना बच जाएगा नहीं नहीं 86, 192 ही आया था ना, सही है। 192 से हम कितना घटा रहे हैं 108 घटा रहे हैं, तो 92 से 8 घटा दीजिए, 2 और 6 84, सॉरी कितना बचेगा 84। एक्स का मान यहां से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है एक्स का वर्ग बताओ, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस देखे, उनका लेवल समझा, किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरह के उनके एक बार बार क्वेश्चन अगर आ रहे हैं किसी भी पाली में तो सेम क्वेश्चन को रिपीट बार बार किया जा रहा है। आप भी इस ट्रिक को देखना, आपके जो भी एग्जाम हो तो वहाँ पर आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे कि जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उनमें लगभग क्वेश्चंस का पैटर्न लेवल 19 से 20 21 होगा, तो उस चीज़ को आप तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको चैनल पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।